गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं क्लास 7 में अध्याय 4 जिसका नाम है हमारा संविधान, है ना। तो इसके पहले हम इसके 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें से हम इसके पार्ट को समझा चुके हैं। आज हम देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं, है ना। तो इसके पहले जो हमने पढ़ा तो उसमें भारतीय संविधान क्या है वो पढ़ा था और भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो देखिए, किसी देश का संविधान उस देश के जीवन का वह मार्ग है होता है जिसे वह अपने लिए चुनता है। संविधान उस देश की आवश्यकताओं के अनुकूल होता है तथा उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। भारत के संविधान की विशेषताएं निम्नांकित हैं। तो संविधान के बारे में बताया गया है कि जो किसी देश में संविधान बनाया जाता है वह उस देश का क्या होता है, जीवन का वह मार्ग होता है। मार्ग क्या होता है, रास्ता दिखाने वाला होता है ना। और जिसे वह अपने लिए चुनता है, जिसे क्या करता है, जिसे और उस संविधान को वह देश अपने लिए चुनता है, अपने को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। और अपनी आवश्यकताओं का अनुकूल हर एक तरह की विशेषताओं के लिए क्या करता है, संविधान बनाता है। तो देखिए, सबसे पहले संविधान में कौन सी विशेषता आती है, लिखित एवं निर्मित संविधान। कुछ ऐसे देश हैं जिनका संविधान लिखित नहीं है। इंग्लैंड ऐसा ही देश है जहाँ संविधान अलिखित है। भारत का संविधान लिखित संविधान है। इसका निर्माण संविधान सभा द्वारा हुआ है, अतः एक लिखित एवं निर्मित संविधान है। तो सबसे पहले संविधान की क्या विशेषता होती है, संविधान लिखित एवं निर्मित होता है। लेकिन कुछ ऐसे देश होते हैं जिनमें लिखित संविधान नहीं होता, जिसके एग्जाम्पल के तौर पर हमें क्या बताया गया है, इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहाँ अलिखित, या ना यहाँ कोई लिखित या निर्मित संविधान नहीं है, सिर्फ बनाया गया संविधान है ना। लेकिन हमारा जो भारत का संविधान है वो क्या है, लिखित संविधान है। इसका निर्माण किसने किया है, इसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ है और यह लिखित एवं निर्मित, सभा के द्वारा निर्मित और लिखित संविधान तैयार किया गया। दूसरा आता है विस्तृत एवं व्यापक संविधान। हमारा संविधान विश्व के अन्य देशों के संविधानों की तुलना में बहुत विस्तृत एवं व्यापक है। जो हमारे देश का संविधान है वो अन्य देशों की तुलना में बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नियमपूर्ण है। भारत में अनेक जातियों, धर्मों, भाषाओं के बोलने वाले लोग निवास करते हैं। उनकी अपनी संस्कृतियां हैं। अनेकता में एकता की भावना को सुदृढ़ करने के लिए संविधान में विस्तार पूर्वक उल्लेख है। जो हमारा संविधान है उसमें सभी प्रकार की जाति, धर्म, भाषाओं को बोलने वाले लोगों के लिए अनेकता में एकता की भावना को सुदृढ़ करने के लिए उसमें विस्तार किया गया है ना। फिर तीसरा आता है कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय। तो भारतीय संविधान में मध्यम वर्ग को अपनाया गया है। व्यावहारिक दृष्टि से भारतीय संविधान में संशोधन की पद्धति जटिल नहीं है। जो भारतीय संविधान है वह मध्यम वर्ग को लेकर अपनाया गया है। यदि उसमें कोई किसी प्रकार का संशोधन होता है तो वह एक जटिल नहीं है, कठिन नहीं है। सामान्य विषयों में संसद के साधारण बहुमत से ही संविधान संशोधित होता है। सामान्य विषय जो होते हैं उसमें संसद के बहुमत यानी संसद के साधारण बहुमत ही होते हैं। कोई उसमें ज़्यादा कठिन नहीं होता है, जबरदस्ती की कोई वार्तालाप नहीं होती है। साधारण बहुमत से ही क्या हो जाता है, संविधान में संशोधन हो जाता है। तथा महत्वपूर्ण विषयों में भारतीय संविधान कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है। और जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं उसमें भारतीय संविधान क्या होता है, कठोर संविधान में आता है। जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं ना उसमें हमारे संविधान में बहुत ही अच्छे निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण धाराओं को संशोधित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के बहुमत के अतिरिक्त उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की भी आवश्यकता होती है। क्यों होता है, क्योंकि जो भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनको संशोधित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के बहुमत के अतिरिक्त और किसके भी अतिरिक्त जो वहाँ उपस्थित सदस्य रहते हैं उनके भी बहुमत की आवश्यकता होती है। फिर मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का समावेश। तो हमारे जो संविधान है इसमें मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का समावेश है। इसमें देखो क्या लिखा गया है कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों की रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय का है। इसी प्रकार नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य का उल्लेख भी संविधान में किया गया है। तो भारतीय संविधान जो है उसमें संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और इन अधिकारों की रक्षा का दायित्व किसको सौंपा गया है, सर्वोच्च न्यायालय को। इस प्रकार नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्यों को उल्लेख भी संविधान में किया गया है। अगला पॉइंट आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख। तो भारत के लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, जो भारत का लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय व्यवस्था की स्थापना करने के लिए सरकारें प्रयासरत हैं। वंचित वर्ग में कौन कौन सी, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए विकास के किस हेतु शासन क्या है, संकल्पित है। यानी इसमें और भी अभी नीति निर्देश बनाए जा रहे हैं। जो पिछड़ी जनजाति उनके लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था, ये अगला पॉइंट है।
भारत में संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण संघ मीन्स केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। केंद्र एवं राज्य ही अलग अलग सरकारें हैं, है ना। तो जो संघात्मक शासन है, भारत के संविधान में संघात्मक शासन की व्यवस्था की, यानी यहाँ केंद्र और राज्य दोनों अलग अलग सरकारें हैं और दोनों की व्यवस्थाओं को देखते ही संविधान को संघात्मक शासन का रूप दिया गया है। आगे देखते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत लोकतांत्रिक राज्य है क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का पूरा अधिकार जनता में निहित रहता है। ऐसी शासन व्यवस्था के अंतर्गत सरकार की स्थापना जनता द्वारा जनता के लिए ही की जाती है। भारत जो है एक लोकतांत्रिक राज्य है। यहाँ जो नियम बनाए जाते हैं वो जनता के द्वारा जनता के लिए ही बनाए जाते हैं, है ना। यहाँ जो शासन व्यवस्था तैयार होती है वह भी क्या होती है, जनता के द्वारा ही होती है और जनता के लिए ही होती है। अगली संसदीय प्रणाली। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। इसमें शासन की वास्तविक शक्तियाँ संसद में निहित होती हैं। संसद की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करती है और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। जो संसदीय प्रणाली का मतलब है भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। इसका मतलब क्या है, इसमें जो शासन की वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वो किसके पास होती हैं, संसद के पास होती हैं। और शासन की शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, मंत्रिपरिषद करता है। और मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी रहता है, संसद के प्रति उत्तरदायी रहता है। फिर आगे देखते हैं पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है कि राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान हैं और राज्यों के द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाए। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है कि यहाँ सभी धर्मों को एक समान माना जाता है, चाहे वो कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो, सभी को एक समान व्यवहार, सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है। इसीलिए यहाँ की सबसे प्रमुख एक विशेषता क्या है कि हमारा जो भारतीय संविधान है वह पंथ निरपेक्षता पर आधारित है। ठीक है, आगे देखते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यह है कि आंतरिक या बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। जो हमारा भारत देश है इस पर किसी भी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है, ये सिर्फ हमारे ही देश का है। और ये जो संविधान बनाया गया है सिर्फ हमारे ही देश के लिए बनाया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार आचरण कर सकता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, यानी अंतर्राष्ट्रीय मीन्स क्या होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार आचरण कर सकता है। भारत लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ साथ एक गणराज्य भी है। स्वतंत्र एवं शक्तिशाली न्यायपालिका। आगे देखते हैं हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र एवं शक्तिशाली है। भारत की न्यायपालिका पूर्णतः निष्पक्ष एवं स्वतंत्र है। ये भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षक है। संविधान की व्याख्या का अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को है। विधानमंडल एवं कार्यपालिका उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए क्या है, जो हमारे देश का न्याय संविधान है उसमें स्वतंत्र एवं शक्तिशाली न्यायपालिका है। भारत की जो न्यायपालिका है पूर्णतः निष्पक्ष है और एकदम स्वतंत्र है। ये भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की, ये जो हम भारतीय नागरिक हैं हमारे मूल अधिकारों की रक्षक है। कौन, न्यायपालिका। संविधान की व्याख्या का अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, और जो संविधान की व्याख्या का अधिकार है वो किसको मिला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। विधानमंडल एवं कार्यपालिका उसमें कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसकी और विशेषता है कि संकट काल की स्थितियां विशेष विशेष प्रकार के प्रबंध किए जा सकते हैं। अगला है वंचित वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग हेतु विशेष व्यवस्था है। जो पिछड़ी हुई जनजातियां हैं इनके लिए विशेष प्रकार की विशेषता, विश्व शांति का समर्थन। और अगला है लास्ट पॉइंट बचता है विश्व शांति, यानी पूरे देश में शांति बनाने का समर्थन देना। तो इस प्रकार हमारा पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम करेंगे इसका अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है और समझना है। धन्यवाद।